जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? बजट। हम लोग बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बजट के अवयव। बजट के अवयव। बजट के अवयव कितने होते हैं? बजट के अवयव होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। एक होती है सार्वजनिक आय, एक होती है सार्वजनिक व्यय ना। एक होता है सार्वजनिक आय और एक होता है सार्वजनिक व्यय ना। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। भाई, आय और व्यय का लिखित विवरण ही तो क्या कहलाता है? हाँ, बजट ना। जो आय और विवरण है, आय और विवरण व्यय का जो विवरण है, ये क्या कहलाता है? बजट। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है ना। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक आय की बात करते हैं। पहले हम आय की बात करते हैं, सार्वजनिक आय की। सार्वजनिक आय क्या होती है? सार्वजनिक आय कितने प्रकार की होती है? देखिए, एक होती है राजस्व आय, एक होती है पूंजीगत आय। एक होती है राजस्व आय, एक होती है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय। ये सार्वजनिक आय और पूंजीगत आय पता है तुम लोगों को? सार्वजनिक आय और पूंजीगत आय पता है? राजस्व आय, पूंजीगत आय। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय के अंतर्गत हम राजस्व आय पढ़ेंगे, पूंजीगत आय पढ़ेंगे। ये क्या होता? क्या होता बताओ। अब राजस्व आय में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो होता हमारा कर। कर समझते हो? कर मीन्स क्या होता? और एक होता गैर कर ना। गैर कर। भाई, क्या सरकार की जो आय है सिर्फ कर से ही होती है? क्या सरकार की आय सिर्फ कर से होती है? नहीं। कर मतलब टैक्स ना। बगैर कर के, बगैर टैक्स के भी तो सरकार की आय होती है। अब राजस्व आय, राजस्व आय के अलावा क्या पूंजीगत, पूंजीगत आय से आय नहीं होती सरकार के पास? होती है ना। और फिर आय व्यय हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए समझिए, पूंजीगत आय और राजस्व आय में क्या अंतर है। देखिए, जैसे मान लीजिए किसको बनाया जाए, किसको बनाया जाए? हाँ, ठीक ठीक। एक ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति बन गए हैं और इनके पास मान लीजिए कि 20 बीघे खेती। कितने बीघे? 20 बीघा खेती। अब मान लीजिए कि क्या मान लें, मान लीजिए ये एक जॉब भी करते हैं। क्या करते हैं? एक जॉब करते हैं और इस जॉब में इनकी सैलरी भी थोड़ी बहुत फिक्स है। अब इनको मान लीजिए कि किसी चीज की जरूरत पड़ती है। अगर इनको जरूरत पड़ती है ना, अगर इनको पैसों की जरूरत पड़ती है, शब्द लगा दिया पैसा, नहीं, जरूरत में बहुत चीजें आ जाती हैं। इनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसा की। तो ये क्या करेंगे? ये या तो इधर एक ऑप्शन हमारा है, ये जो इनके पास 20 बीघे जमीन है, इसको क्या करें? बेचें ना। इसको क्या करें? बेचें। तो यहां पर अगर ये बेचेंगे ना, अगर यहां पर ये बेचेंगे तो क्या होगा? संपत्ति में कमी होगी ना। संपत्ति में कमी होगी। तो पहली कंडीशन क्या हुआ? ये जमीन बेच दें। क्या करें? जमीन बेच दें ना। जमीन बेच दें, बेच नहीं, बेच दें। अरे बेच दें, बेचना नहीं समझते होगा। अच्छा, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि ये किसी से कर्ज ले लें, उधार ले लें ना। अगर कर्ज लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको मूलधन के अलावा ब्याज भी तो अदा करना होगा। तो इन दोनों में क्या है? ये दोनों में अगर देखा जाए तो ये घाटा है ना, क्योंकि जमीन बेचेंगे तो संपत्ति में कमी होगी, अगर किसी से कर्ज लेंगे तो इनको मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देना होगा।
तो तीसरा ऑप्शन इनके पास क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि अपनी जॉब से प्रतिपूर्ति कर सकते हैं ना, आपूर्ति, जो जो भी चीज की जरूरत है उसको आपूर्ति कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो देखिए, अगर ये जमीन बेच रहे हैं, ये कर्ज ले रहे हैं, तो ये पूंजीगत आय कहलाएगी। कैसी आय कहलाएगी? पूंजीगत आय कहलाएगी। राजस्व आय क्या होती है? देखिए, जैसे सरकार है, सरकार तुमसे टैक्स लेती ना, तो क्या सरकार की संपत्ति में कमी होती है? नहीं होती ना। क्या सरकार को कोई कर्ज देता, मतलब कर्ज किसी से लिया? नहीं लिया ना। तो कर भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना। हाँ, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। बात समझ में आई? ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया? जब सरकार को, जब तुमको तुम्हारी संपत्ति में कमी ना हो, जब तुमको ब्याज ना देना पड़े, उन सब चीजों को अलग हटाने के बाद भी अगर तुम्हें जो प्राप्ति हो रही है वो कैसी आय कहलाएगी? राजस्व आय। जिसमें तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, तुम्हारी संपत्ति में कमी आए, तब तुमको अगर आय हो तो वो कैसी आय कहलाएगी? पूंजीगत आय। नहीं समझ में आई? अभी नहीं आई? कम आवा? अच्छा, गैर कर में क्या क्या हो जाएगा? एक कर है, एक गैर कर है। कर में तो हम दो प्रकार से बताएं। चलिए इधर एक बार फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार है, जैसे व्यक्ति है ना, ये मान लीजिए सरकार चला रहे हैं। मान लीजिए इनके पास संपत्ति होगी, जाहिर सी बात है, भूमि होगी इनकी ना, इनके पास भूमि होगी। अगर मान लीजिए ये अपनी आपूर्ति, अपनी प्रतिपूर्ति ये भूमि बेच कर रहे हैं, तो इनकी संपत्ति में कमी आई, तो संपत्ति में आई तो वो कौन सी आय कहलाएगी? पूंजीगत आय। कौन सी आय कहलाएगी? अगर ये किसी से कर्ज ले रहे हैं, तो बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो ये कैसी आय हुई? पूंजीगत आय हुई। लेकिन अगर ये हम लोगों से प्रत्यक्ष कर में ये अपनी प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर से कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर अगर ये लगाए हैं किसी चीज में, या अप्रत्यक्ष कर ये ले रहे हैं हम लोगों से, तो क्या इनकी पूंजी में कमी आ रही? क्या पूंजी में कमी आ रही? अगर जुर्माना लगाए हैं, जुर्माना से भी से तो सरकार की आय होती है, जुर्माना से नहीं होती। जैसे लिखा है यहां पर थूकना मना है, अगर तुम वहां पर थूक दो, तो हालांकि अगर वहां पर कोई बैठा है या तो सीसीटीवी लगा, तब तुम फंसो नहीं, भारत देश में फंस नहीं तो तुमको जो जुर्माना है वो भी तो उससे भी तो सरकार की इनकम हो रही है, आय हो रही। शुल्क, जुर्माना और शुल्क में अंतर बात है। शुल्क समझो तो शुल्क दिया जाता है, जुर्माना लिया जाता है। सुनो, जैसे मान लो इन फ्यूचर तुम लोग का विवाह पंजीकरण कराई हो, तो मैं तुमका शुल्क जमा करे पड़ी। अब विवाह के बाद तुम मर जाइए हो तो तुमका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा पड़ी, वही को तुमका शुल्क दिए पड़ी। फिर मान लो तुम्हारे लल्ला लल्ली में तो वही का जन्म प्रमाण पत्र बनवा पड़ी, तो वह शुल्क है नहीं रहो ना। लेकिन मान लो कि अगर यावा की 3 लड़कियां ऊपर कर रहे हो, जन्म हो रहा, तो जैसे तुमका 50,000 रुपया पर मंथ दिए पड़ी, तो जुर्माना लगा दी सरकार, तो जुर्माना दियो ना। हालांकि यह स्कीम अगर लगी तो शंका न करो। जैसे मान लो 2 लड़का है ना, तो पहले बार एक बार कर दोबारा जुड़ेला में तो 2 माने चाहिए। ये चीज का निशा खातिर रहो, नहीं परेशान रहो या जानकारी के लिए बता दिया। तो राजस्व आय और पूंजीगत आय में अंतर समझ में आवा? राजस्व आय पूंजीगत आय में अंतर समझ में आया? सर देखिए, हम तो सुने हैं कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, ऊपर से कोई परी आती है वो सुला जाती है, बाकी पता नहीं ना अब साइंस बाकी तुम लोग पढ़े हो ना, बाकी साइंस वाले सर से संपर्क करिएगा तो वो पूरा विवरण देंगे। चलिए ठीक, राइट करिए, राइट करिए। ये स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, इधर गैर कर में लिख लीजिए, गैर कर में कुछ लिख लीजिए, लिख लीजिए ब्याज कर। गैर कर में जैसे लिख लीजिए ब्याज कर, जुर्माना, शुल्क,
जुर्माना लिख लीजिए, शुल्क लिख लीजिए, लाभ तथा लाभांश लिख लीजिए। बताइए। ब्याज कर अलग होता है, प्रत्यक्ष ये कर अलग होता है, ब्याज कर नहीं समझते हो। ये सरकार की बात हो रही है। हाँ तो देखिए, जैसे सरकार है, सरकार ने किसी को पैसा दे दिया ना, किसी को पैसा अगर दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश है, उस देश को इन्होंने पैसा दे दिया है, तो क्या उनकी पूंजी में कमी आई है? मूलधन तो उनकी बरकरार रहेगी, मूलधन तो उनका पूरा बना है, लेकिन ब्याज हो रहा है, जो अतिरिक्त ब्याज आ रहा है, तो उससे भी तो हमें आय हो रही है। भाई अगर तुमने किसी को पैसा दिया तो क्या आपकी संपत्ति में नुकसान हुआ? आपका मूलधन तो बरकरार है, मूलधन के साथ साथ आपको ब्याज भी मिल रहा ना। राइट कर लीजिए। ठीक हो गया, हो गया। हेडिंग डालिए, सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय क्या होती? लिखिए, किसी एक वर्ष में सरकार, राइट करिए, किसी एक वर्ष में सरकार को प्राप्त कुल, किसी एक वर्ष में सरकार को प्राप्त कुल अनुमानित मौद्रिक आय क्या कहलाती है? सार्वजनिक आय कहलाती है। किसी एक वर्ष में सरकार को प्राप्त कुल अनुमानित मौद्रिक आय क्या कहलाती है? सार्वजनिक आय कहलाती है। इसे दो भागों में बांटते हैं ना। फिर अगला पॉइंट राइट कर लीजिए, इसे दो भागों में बांटते हैं। इसे कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला नंबर राइट करिए, राजस्व, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां लिखिए, बोला जाए, राजस्व प्राप्तियां देखिए, सरकार का वह चालू खाता, सरकार का वह चालू खाता जिसमें उन स्रोतों को शामिल किया जाता है, सरकार का वह चालू खाता जिसमें उन स्रोतों को शामिल किया जाता है, वो सरकार का, पूरा लिखें क्या? लिखिए, सरकार का वह चालू खाता जिनमें उन स्रोतों को शामिल किया जाता है, उन आय लिखा, आ नहीं लिखा, जिनमें उन स्रोतों को शामिल किया जाता है, अच्छा इसमें किनको शामिल किया जाएगा बताइए एक बार? जिनमें उन स्रोतों को शामिल किया जाता है, जिनके बदले कोई भुगतान नहीं करना होता ना, ये भी तो कह सकते हैं, जिनके बदले कोई भुगतान नहीं करना होता। गलत लिख गया क्या? ऐसा नहीं है, ये तो मलाई मारने वाली बात हुई। हमने क्या बताया कि जिसके बदले कुछ देना ना पड़े सरकार को ना, संपत्ति ना बेचें, उसके साथ संपत्ति बेचने के साथ साथ उनको ब्याज भी ना देना हो। राइट कर लीजिए, कोई भुगतान नहीं करना होता।
राजस्व आय प्राप्ति के स्रोत, अगली हेडिंग डालिए, राजस्व प्राप्ति, राजस्व आय प्राप्ति के स्रोत, राजस्व आय प्राप्ति के स्रोत। इसका मतलब समझ में आ गया जो बता चुके थे ना। आप ना जमीन बेचें, आप ना किसी से उधार लें, उसके साथ इनके बावजूद भी अगर आपको आपकी कमाई हो रही है, आपके वेतन में वृद्धि हो रही है, आपकी जो आय बढ़ रही है, वो कौन सी आय कहलाएगी? सार्वजनिक आय के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां ना। ठीक, स्रोत लिखिए, नंबर 1 लिखिए कर आय, कर आय, कर आय क्या होती? कर क्या होता है? सर्टिफा टैक्स। ठीक, लिखिए। हाँ हाँ लिखिए, कर को हम कितने भागों में बांटे थे? 2। तो वही चीज तो राइट करना। लिखिए, सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय। 50 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं, 55 लाख है ना। पेपर की कटिंग में राम भेजन रहा है फोटो, देखो ना भाई साहब, क्या चीज ना। तो मेहनत करना पड़ेगा। कितनी वैकेंसी हैं? 60,000। फार्म कितने हैं? फॉर्म कितने पड़े हैं? 50 लाख, 55 लाख के समथिंग। ओ ये चीज क्यों? ठीक, तो 55 लाख में, और 55 लाख में नियुक्तियां होनी है 60,244 है शायद ना। तो समझ लीजिए। अच्छा ये 60 लाख 55 लाख नहीं, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर लाख है। 55 लाख फार्म है, 55,000 नहीं। ये भारत देश है, तुम सोच रहे हो जितनी वैकेंसी उससे कम फार्म पड़ेंगे? 54 लाख, मोटे भाषा में तो हमको 54.5 लाख दिख रहे हैं। हाँ पेपर मान के चलो कि अगर 55 लाख फॉर्म है तो 55 लाख में मान लो 3 लाख 5 लाख हम मान रहे हैं कि फर्जी रजिस्ट्रेशन फीस न जमा हुई वगैरह वगैरह। 50 लाख में मान के चलो 2 लाख 3 लाख ना देंगे, बाकी सब हो जाए। भाई साहब कुछ लोग प्रदेश से लौटिए हैं ना, कोई लड़का लड़कियां जो उन संदर्भ प्रसंग का मतलब नहीं समझे तो वो फॉर्म डला दें। और कहा तेरे तुम उनके कहीं नहीं डलाओ, जैसे राशन ना कहीं ना फ्री में तो बटा था ले आओ, तो वही काम। ये का मतलब यह है भैया कि मेहनत करे पड़ी ना। और पहले विद्यार्थी के 5 लक्षण रहे ना। कौन 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 से लक्षण थे? काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वानिद्रा तथायोचा ना, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। वो आज के कहा है पता है क्या? हाँ आजकल के विद्यार्थी जानते हो क्या है? फिल्म चेष्टा, इश्क ध्यानम ना, और घोर निद्रा तथायोचा ना, अल्पाहारी, अल्पाहारी रहा ना, हिमा है मुर्गाधारी बोतलहारी, विद्यार्थी पंचलक्षणम ना। तो ये चीजें हैं भाई साहब। तो कौन वाला तुम तरीका अपना रहे हो, यह चीज ध्यान रखो। हाँ एक बार रिपीट, ये क्वेश्चन आएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगली डालिए, अगली हेडिंग डालिए, गैर कराए। तो किसमें हो तुम लोग, किस वाले लक्षण में? दूसरे वाले में, शाबाश। अच्छा सही चीज। गैर कराए लिखिए, विभिन्न सेवाओं के बदले आए। विभिन्न सेवाओं के बदले आए। बाकी तो नहीं हुई रही।
हमका तो लग रहा पूरा झूठ बोला जा रहा। विभिन्न सेवाओं के बदले आए ना, जो सेवा आप दे रहे हैं उस सेवा के बदले अगर आपको जो प्राप्ति हो रही वो कैसे आय कहलाएगी? गैर कर आय कहलाएगी। कैसे आय कहलाएगी? गैर कर। जैसे जैसे डाकघर द्वारा, रेडियो द्वारा, टीवी प्रसारण द्वारा, राइट कर लीजिए। जैसे टीवी पर विज्ञापन आता है ना, हाँ वही चीज। अच्छा तुम्हें नहीं पता था, हमें इंग्लिश में नहीं पता था। टीवी पर विज्ञापन डाकघर द्वारा हो गया, रेडियो द्वारा हो गया, तो इनसे जो सरकार की इनकम होती है वो कौन सी कहलाएगी? आय। जो आय होती सरकार को कैसी आय कहलाएगी? गैर कर आय कहलाएगी। राइट करिए सभी लोग। हो गया? ठीक। पहला हमने क्या पढ़ा था? कर ना, कर। सार्वजनिक में हम लोग पढ़े कर। कर कितने प्रकार के? हमको 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ना। फिर गैर कर आय, जो कर नहीं ले जाता, इसमें टैक्स, क्या टैक्स ले जाता? नहीं ले जाता, लेकिन सरकार को आय होती ना। अगर विज्ञापन पे दिया जा रहा, विज्ञापन दिया जा रहा ना, देखिए अगर ये विज्ञापन वगैरह जो सारी चीजें है ना, इसमें तो हमारे अनुसार बैन लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? भाई जो विज्ञापन होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर उसमें विज्ञापन, जो जो लोग विज्ञापन देते हैं वो पैसा भी तो लेते हैं ना। एक बार जूही चावला आए कि बाल खोल के इसे गहरा दी ना, तो भाई साहब एक करोड़ों रुपया लेती हुई है, करोड़ों रुपया लेती हुई है 1 साल के। खाली कहा आए कि हाय कई दिन बाल वगैरह के, तो 1 करोड़ रुपया को दे, हमें तुमसे तो वसूली है कि नहीं वसूलेंगे? और हमारे गांव घर में लोगों की मानसिकता, चाची दादी उनके या किया चीज टीवी में दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया ना। ठीक, अगली हेडिंग डालिए, ब्याज आय। इसी के अंतर्गत शायद हेडिंग है ब्याज आय। ब्याज आय लिखिए, केंद्र सरकार को राज्यों या अन्य संसाधनों, केंद्र सरकार को राज्यों या अन्य संसाधनों को दिए गए ऋण के दिए गए ऋण से प्राप्त आय। मान लीजिए आपने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या किसी को ऋण दिया ना, और आपको जो ऋण दिया, ऋण से जो प्राप्त होगा वो कैसी आय कहलाएगी? ब्याज आय। कौन सी आय कहलाएगी? ब्याज आय। हो गया? ठीक, तो ये सब सार्वजनिक आय है ना, ये कैसी आय हैं? सार्वजनिक आय हैं। अगली हेडिंग डालिए, लाभ एवं लाभांश। इसी के अंतर्गत लाभ एवं लाभांश। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए, वो ना लिखो, लिख लीजिए। जैसे बताइए कोई, जैसे जीवन बीमा, जीवन बीमा, ओ जीवन बीमा राइट कर लीजिए, राष्ट्रीय बैंक राइट कर लीजिए, सरकारी महाकंपनियां राइट कर लीजिए, राष्ट्रीय बैंक राइट कर लीजिए, सरकारी महाकंपनियां राइट कर लीजिए। सुनिए, नहीं समझे? देखिए जैसे LIC है ना, महाकंपनियां हैं, जो सरकारी महाकंपनियां हैं, नवरत्न पढ़े होंगे ना, महारत्न, सरकारी कंपनियां। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। जैसे मान लीजिए LIC ना, तो LIC के कुछ % शेयर सरकार के पास रहते हैं, सरकार खरीद लेती है। तो जब सरकार इससे खरीद लिया, LIC के कुछ शेयर सरकार खरीद लेगी, तो जाहिर सी बात की जो उसमें आय होगी, तो आय का कुछ हिस्सा वो भी तो लेगी। तो ये लाभ एवं लाभांश के अंतर्गत आएगा कि नहीं? सरकार को लाभ ही तो हो रहा,
जैसे सरकारी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, तो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, सरकार ने इन्वेस्ट किया, कुछ शेयर उससे खरीदे, कुछ हिस्सा खरीदा, तो जो उससे प्राप्त आय होगी वो कैसी आय कहलाएगी? लाभ एवं लाभांश आय। हाँ, लाभ एवं लाभांश। लाभांश का मतलब क्या होगा? लाभ के कुछ अंश मिलेंगे ना, पूरा नहीं मिलेगा। ठीक, राइट हो गया। ठीक 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 ठीक, आगे राइट करिए, लिंक डालिए। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। अच्छा, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी? पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी? पूंजीगत अभी हम बताए थे ना, जिसमें आपको कुछ ना कुछ देना पड़े ना, वो कैसी आय कहलाएगी? पूंजीगत। जैसे मान लीजिए आप जमीन बेच दें, या फिर आप कर्ज ले लें, ये कैसी आय कहलाती है? पूंजीगत। कैसी कहलाती है? पूंजीगत। तो राइट करिए, देखिए ऐसी प्राप्तियां जो या तो ऐसी प्राप्तियां जो या तो परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होती हैं, परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होती है, परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होती है, अथवा जिनके कारण सरकार की देयता में वृद्धि हो, अथवा जिसके कारण सरकार की देयता में वृद्धि हो, वो कैसी कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक, राइट कर लीजिए। इन्हें पूंजी खाता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं? पूंजीगत खाता के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। हो गया? अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके पहले हम लोग कौन सी प्राप्तियां पढ़े थे? इसके पहले कौन सी प्राप्तियां पढ़े थे? हाँ, राजस्व आय ना। और राजस्व आय के अंतर्गत पहली हेडिंग क्या थी? साइड हेडिंग कर आय। ठीक, देखिए अच्छा बताइए, जो राजस्व था, राजस्व आय था या राजस्व प्राप्तियां था, और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जैसे कहा जाए किसकी अवधि अल्पकालीन होती है? जैसे क्वेश्चन इसी तरह पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। किसकी प्राप्तियां अल्पकालीन होती हैं? बताइए। अच्छा, किसकी अवधि दीर्घकालीन होती है? किसकी अवधि अल्पकालीन होगी, किसकी अवधि दीर्घकालीन होगी? देखिए, पूंजीगत की दीर्घकालीन होगी, पूंजीगत की दीर्घकालीन होगी। इसके पहले जो हम पढ़े हैं वो अल्पकालीन होगी। भाई जैसे आप कर है तो कर जरूरी है कि हर बार उतना ही कर मिले? घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लाभ एवं लाभांश घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर आपने किसी भी देश के साथ, किसी भी के साथ अगर कोई समझौता किया, तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तो हो ही ना। नहीं समझ में आई बात? जो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे मान लीजिए कि भारत का एक बांध है और बांग्लादेश को उन्होंने दे दिया लीज पर, जैसे 50 सालों के लिए दिया, तो ये दीर्घकालीन है ना? है दीर्घकालीन? नहीं समझ में आ रहा? फिलहाल इतना समझो, जो यह टॉपिक चल रहा है, बस क्वेश्चन तुम्हारे लेवल के ना पूछी गई है, पहले वाली वीडियो में आ गई है जो बजट के ना। बाकी भाई साहब आ भी सकते हैं ना, आ भी सकते हैं, मैंने किरण की ना आई है। तो लिख लीजिए इनकी अवधि, लिख लीजिए इनकी अवधि या इनकी प्रकृति कैसी होती? दीर्घकालीन ना। दीर्घकालीन मतलब क्या होता?
इनकी प्रकृति कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। इनकी प्रकृति दीर्घकालीन होती है। हो गया? ठीक, राइट करिए। देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों के विभिन्न मद। पूंजीगत प्राप्तियों के विभिन्न मद। पूंजीगत प्राप्तियों के विभिन्न मद। इसका मतलब पूंजीगत प्राप्तियां किन किन चीजों से हमें प्राप्त होगी? पूंजीगत आय हमें किन किन चीजों से प्राप्त होगी? लिखिए, विनिवेश। विनिवेश, पहला लिखिए विनिवेश, दूसरा लिखिए ऋण वसूली। ऋण वसूली इसके भी अंतर्गत आ जाएगा। ऋण वसूली राइट कर लिए। आंतरिक बाजार उधारी। आंतरिक बाजार उधारी। विदेशी ऋण। विदेशी ऋण। भविष्य निधि जमा। पेंशन जमा। अल्प बचत जमा। बस बहुत, इतने ही राइट कर लो। अच्छा, सरकार के तो हम लोग आय पढ़ चुके हैं कि सरकार आय किस किन चीजों से करती है। सरकार की आय किन किन चीजों से होती है, लेकिन सरकार व्यय भी तो करती है कि नहीं करती है? नहीं करती ना, व्यय करती है। कैसे करती है? कैसे करती है? हम्म हम्म ठीक। तो व्यय जो भी है बताया जाए कि आते हैं व्यय, बताया जाए कि आता है? बताइए, बताया जाए। ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको ये परिवहन की सुविधा, यहाँ पर ट्रेन चलती है, तो सरकार इसमें इन्वेस्ट नहीं करती? करती है ना। ठीक। संचार के जो साधन आप लोगों को अवेलेबल है उसमें करती कि नहीं करती? हाँ, करती है। ठीक। और उसके साथ साथ जो राज्य में और केंद्र में जो योजनाएं तुम लोगों को मिल रही उसमें करती कि नहीं करती? करती है ना। उसके साथ साथ आपको खेती में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी वगैरह देती है, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट फ्री में देती है या फिर एक अंशदान में करती है। ठीक। तुम लोगों को अगर नौकरी मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा? पैसा। तो पैसा कहां से आएगा? सरकार ही तो देगी। हाँ, तो वो क्या है इसकी? सरकार का आय है कि व्यय है? व्यय है। हम लोगों की आय है लेकिन सरकार की व्यय है। हेडिंग डालिए सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय। लिखिए, किसी वित्तीय वर्ष में होने वाले, किसी वित्तीय वर्ष में होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय के अनुमान को क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अनुमान को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अच्छा, सार्वजनिक व्यय कहते हैं। हो गया। ठीक। देखिए, इसे दो भागों में बांटते हैं। इसे भी कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। तो पहली हेडिंग राइट कर लीजिए। क्या? जब राजस्व आय हुई है तो क्या राजस्व व्यय नहीं होगा? राजस्व व्यय नहीं होगा। तो एग्जाम्पल केवल लिखा दिए जाए। ठीक। देखिए,
जैसे सरकार किस में इन्वेस्ट करती है? शिक्षा में। किसमें? शिक्षा में, अनुसंधान में, चिकित्सा में। सरकारी अस्पताल गए हो, कितने रुपए का पर्चा बनता है? 1 रुपए के। तो क्या 1 रुपए की दवा तुमको मिलती है? नहीं मिलती ना, 1 रुपए की भी दवा नहीं मिलती। ज्यादा की मिलती ना दवा। और उसमें जितने भी कर्मचारी नियुक्त हैं उनकी सैलरी क्या निकल पाती है हमारे 1 रुपए से? नहीं निकल पाती ना। ठीक। चिकित्सा, फिर कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्वच्छता ना। आप भी बता सकते हो सभी लोग। श्रम हो गया, रोजगार हो गया ना, आवास हो गया, परिवहन एवं संचार हो गया, हो गया। ठीक। फिर उसके बाद हो गया कृषि एवं सहायक सेवाएं, क्या? और बताइए, बस करें। विद्युत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, विद्युत हो गया, सिंचाई हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, बाढ़ नियंत्रण करना है हमें। बाढ़, हाँ तुमने सुना क्या? दरअसल जब हम लोग रहे ना, हमारे लोगन के जब जन्म भा, हमारे लोगन का उतार फिलहाल नहीं, हमारा तो नहीं बात, तुम लोगन की नहीं बता सकी। तो हमारे लोगन की जो माता जी रही, कोई आधुनिक माता की तरह नहीं रही। आजकल की मम्मी क्या करती हैं, कहीं समोसा ले आओ, पैक्स ले आओ, चुर्री मुर्री ले आओ, तो लड़का का नाम है खाती वही। हमारे लोगन की जो माता जी रहे, वही कहा रहा, हमारे लोगन से बहुत ज्यादा कहा रहा हुई, गुड़ रहा हुई या पहले बिस्किट टाफी कम पट रहा हुई, तो इसलिए हो सका जबान हमारा थोड़ा लड़खड़ा जाता। बाढ़ नियंत्रण हो गया। अगली हेडिंग डालते हैं, गैर विकासात्मक व्यय। गैर विकासात्मक व्यय, देखिए इसको राइट नहीं कराया जाएगा, समझ लीजिए। जैसे सरकारी सेना वगैरह के लिए जो दिया जाता है ना, सेना वगैरह के लिए जो दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, प्रशासनिक सेवा, ब्याज अदायगी, ये सारी चीजें हैं। तो बस इतना ही इसमें राइट करिए ना। बाकी शुरुआत में जो बताया गया बजट, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।